हेलो दोस्तों, वेलकम टू वे टू स्टडी स्मार्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के पेपर में। हम लोग यहाँ पे जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, इसके पहले आपने देखा कि हम लोगों ने जो वीडियो यहाँ पे इसके पहले आपने देखा था, वहाँ पे हमने एलसीएम के बारे में आपको बताया था कि कैसे हम किसी दो या दो से ज्यादा नंबरों का एलसीएम निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो आपको पता है कि एलसीएम कई बार हमको यहाँ पे मैथमेटिक्स में रिक्वायरमेंट होती है और हम उस एलसीएम को यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आज हम जो सीखने वाले हैं ये हमारा एक देखा जाए नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें आज हम सीखेंगे महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि महत्तम समापवर्तक। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको शॉर्ट फॉर्म में एचसीएफ के नाम से जानते हैं, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये एक्चुअल में है क्या, कैसे इसको फाइंड करना होगा, ये सारी बातें इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे एकदम बेसिक से चलेंगे ताकि एक बार आप इसको समझें और आपको हमेशा के लिए प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि काफी बार क्या होता है कि आपको अगले सेमेस्टर में हो सकता है कि फिर से जो मैथमेटिक्स आपको मिलेगी तो उसमें भी बिल्कुल है कि मैथमेटिक्स में एलसीएम एचसीएफ का बहुत बार इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप इस बार यहाँ पे इस सेमेस्टर में इस वीडियो से देख करके एचसीएफ या एलसीएम बहुत अच्छे से अपना अच्छा कर लेंगे, एकदम परफेक्ट कर लेंगे, तो आपको बार बार इसको यानी कि सिर्फ रिवाइज करना होगा, इसके अलावा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे एचसीएफ है क्या, महत्तम समापवर्तक है क्या। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे महत्तम समापवर्तक को ठीक यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे ये जानेंगे कि अपवर्तक क्या होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम जो पढ़ने वाले वो है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे कि महत्तम जो समापवर्तक है, इसमें देखिए अगर मैं इसे संधि विच्छेद करूं, अगर मैं हिंदी की बात कर रहा हूं, आप लोग भी हिंदी पढ़ेंगे ही, आपके सेमेस्टर में दिया हुआ है। तो देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ सम, ठीक है, और प्लस अपवर्तक। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये आप देखेंगे कि सम प्लस अपवर्तक, ये दो अलग अलग शब्दों से मिलकर हमारे समापवर्तक बना है। तो यहाँ पे पहले हम ये समझेंगे कि अपवर्तक का क्या मीनिंग होता है, उसके बाद फिर हम जानेंगे कि सम का मतलब फिर क्या होगा, उसके बाद फिर हम पूरा एक कंबाइन पढ़ेंगे कि महत्तम और समापवर्तक क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि अपवर्तक क्या होता है एक्चुअल में। तो देखिए इसका जैसे कि डेफिनेशन लिखा हुआ है कि अपवर्तक का अर्थ होता है विभाजक। ठीक है, अपवर्तक का अर्थ होता है विभाजक, अर्थात जिन संख्याओं से, ठीक है, जिन संख्याओं से कोई संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उन संख्याओं को संख्या के अपवर्तक कहते हैं। ठीक है, आइए समझाते हैं आपको कि कैसे आप समझेंगे। जैसे आप जानते हैं कि हम कोई भी एक नंबर चूज करते हैं, सपोज मैंने एक एग्जांपल के तौर पे मैंने 10 यूज कर लिया। अब जानते हैं आपके 10 जो हमने यहाँ पे यूज किया ये एक नंबर है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि 10 कौन कौन से नंबरों से डिवीजन हो सकता है, तो आपको जैसे कि पता है कि बिल्कुल 1 से तो बिल्कुल होगा ही होगा, और मैंने ऑलरेडी बताया था कि खुद अपने संख्या अपने आप से डिवीजन होती है, यानी कि 10 से भी डिवीजन देखा जा हो जाएगा। उसके अलावा आप देखेंगे कि 2 से भी इसका डिवीजन हो जाता है ना, और आप देखेंगे 5 से भी इसका डिवीजन हो जाता है। तो ऐसा अगर मैं क्रम से स्टार्ट करूं छोटे से बड़े के तौर पे, तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि 1, उसके बाद 2, उसके बाद 5 और 10। तो दोस्तों ये क्या है कि जो हमारा नंबर मैंने चूज किया, ये क्या है, ये कौन कौन से नंबर से डिवीजन हो जाता है उसके बारे में हमको बताता है अपवर्तक। ठीक है, जैसे कि 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा। तो ये जितने भी हैं, यानी कि 1 क्या है, 10 का अपवर्तक हो गया, ये जो 2 है 2 भी क्या है, 10 का देखिए अपवर्तक हो गया। अगर मैं 5 की बात करूंगा तो देखिए 5 भी क्या है, हमारा 10 का ही अपवर्तक है, और अगर मैं 10 की बात करूंगा तो ये तो खुद का एक अपवर्तक है ही। यानी कि ये कह सकते हैं अगर कोई एक नंबर की मैं बात कर रहा हूँ तो 1 भी उसका अपवर्तक होता है, और वो संख्या खुद में अपने आप में क्या होती है, एक अपवर्तक होती है। तो आई होप ये छोटी सी बात आप समझ गए होंगे। कोई भी एक नंबर लें आप, उस नंबर के ऐसे मतलब टुकड़े कीजिए जिसमें हर एक टुकड़े को हम उस संख्या से डिवाइड करें और पूरा पूरा डिवीजन हो जाए। जैसे एग्जाम्पल और लेता हूँ, सपोज मैंने 15 लिया, 15 लिया। ठीक है, अब मैंने कहा कि 15 एक नंबर है। अब ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो कि 15 को पूरी तरीके से विभाजित करते हैं, तो कंफर्म है आप 1 का नाम लेंगे, क्योंकि 1 से बिल्कुल पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद देखिए 2 से नहीं होगी, हाँ 3 से बिल्कुल हो जाएगी, तो यहाँ पे आपने 3 लिखा कि 15/3 करेंगे तो आपको 5 आएगा। उसके बाद फिर देखेंगे 4 से नहीं होगी, 5, आपने इसको 5 लिखा। ठीक है, उसके बाद फिर बाकी नंबर तो नहीं होंगे, डायरेक्टली फिर क्या होगा, 15 आ जाएगा। तो आप देखेंगे जो मैंने यहाँ पे नंबर लिखे हैं ये ऐसे नंबर हैं जो कि अगर मैं 15 से डिवाइड करूंगा 15 से,
तो पूरी पूरी यहाँ पे डिवीजन हो जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि ये जितने भी नंबर है, 1 भी क्या है, एक अपवर्तक है, 3 भी क्या है, एक अपवर्तक है, 5 भी क्या है, एक अपवर्तक है, और यहाँ पे एक ये जो 15 आया है ये भी क्या है, अपवर्तक है। तो आई होप ये अपवर्तक का कॉन्सेप्ट आपको पहली बात तो समझ आया होगा, ये अपवर्तक क्या है। अब आइए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं कि समापवर्तक दिन क्या होता है। अपवर्तक आपने समझ लिया, इतना आधा पार्ट अपवर्तक क्या होता है। अब आइए समझते हैं समापवर्तक क्या है। देखिए समाप का मैंने अभी आपको संधि विच्छेद करके दिखाया, सम प्लस अपवर्तक, मतलब यहाँ पे सम की बात हो रही है, यानी कि समान। ठीक है, अब क्या चीज समान, हम यहाँ पे ऐसे नंबरों को देखने हैं जो सम में आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है सम मतलब समान। जैसे ठीक है, इसका डेफिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ कि ऐसे अपवर्तक जो दी गई संख्याओं, अब देखिए यहाँ पे संख्या ना आके संख्याओं आ गया, क्योंकि बहुत सारी संख्या आपको दी जा सकती हैं। तो ऐसे अपवर्तक जो दी हुई संख्याओं के अपवर्तक में सम्मिलित होते हैं, उनको क्या कहते हैं, देखिए उनको हम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, समापवर्तक कहलाते हैं। और यहाँ पे आपको लिखा भी है कि समापवर्तक का जो अर्थ होता है वो क्या है, सर्वनिष्ठ अपवर्तक से है, यानी कि कैसे समान अपवर्तक से है। अब कैसे समझेंगे, देखिए एक उदाहरण देखिए, यहाँ पे आपको समझाया गया कि मान लेते मैंने एक नंबर 8 चूज किया। ठीक है, एक नंबर मैंने 8 चूज किया। अब मैं पूछूं आपसे कि ये 8 को कौन कौन से नंबरों से यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर यहाँ पे कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या बोलना है, देखिए 1 तो देखिए हो गई होगा, हर एक संख्या को 1 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 8 भी होगा, यानी कि हर एक संख्या अपने आप से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद देखिए कौन कौन से हैं, तो 8 हमारा देखिए 2 से क्या डिवाइड हो जाएगा, 8 हमारा देखिए 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये कैसे, ये सारे क्या है, 8 के अपवर्तक हैं। अब उसके बाद दूसरा मैंने नंबर चूज किया यहाँ पे 12। अब अगर देखिए 12 को मैं देखूंगा तो फिर से देखिए 1 आएगा, और 12 तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा क्या क्या नंबर हो सकते हैं, देखिए 2 है, फिर इसके बाद 3 से भी डिवाइड होगा 12, उसके बाद 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा। तो ये सब क्या है, 12 के अपवर्तक हो गए। अगर हम बात करें 16 की, देखिए 16 में भी सेम होगा कि 1 भी होगा और 16 तो होगा ही होगा। इसके अलावा देखिए और क्या क्या नंबर आ रहे हैं, तो देखिए 2 से भी 16 डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, और 16 से हम देखेंगे कि 4 को डिवाइड करेंगे तब भी डिवाइड हो जाएगा, और 8 से भी क्या होगा, पूरा का पूरा डिवाइड होगा। तो ये कहा जा सकता है ये क्या है, सारे के सारे हमारे 16 के पावर तक है। लेकिन अगर मैं तीनों को, हमारे क्वेश्चन में ये तीनों आगे संख्या, यानी कि यहाँ पूछा गया कि 8, 12 और 16 का यहाँ पे समापवर्तक क्या है, तो आपको ये देखना कि ऐसे अपवर्तक जो तीनों के तीनों में रिपीट हो रहे हो। अब ये उनके, ये मत देखिए कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, नहीं, इनसे मतलब नहीं है, हमें बस सिर्फ नंबर देखने के कौन कौन से नंबर है जो तीनों रिपीट हो रहे हैं। तो देखो अगर मैं पहले वाले 8 में देखिए 1 2 जो आया है वो दूसरे वाले में भी आया है, और तीसरे वाले में भी देखिए आया है। तो एक तो आपको यहाँ पे बोलना है कि सर ये यहाँ पे जो भी हमारा है 1 2 है ना, 1 और 2 क्या है, पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी। उसी तरीके से देखिए 4 4 भी क्या है, पहले में भी है, दूसरे में भी और तीसरे में भी है। ये 3 नंबर ऐसे हैं जो तीनों के तीनों में रिपीट कर रहे हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको कहेंगे समापवर्तक। ठीक है, यानी सम प्लस अपवर्तक, यानी सभी अपवर्तक यानी सभी संख्याओं में क्या है, ये समान है, तो इनको बोलेंगे समापवर्तक। क्या आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी कि अपवर्तक मैंने समझाया, उसके बाद मैंने समापवर्तक समझाया कि सारे नंबर्स ओनली कितने बार रिपीट हो रहे हैं वो आगे देखेंगे, सिर्फ नंबर आपको देखने हैं कि वो नंबर क्या क्या है जो कि सब में आ रहे हैं, तो ये हमारे होते हैं समापवर्तक। अब इसके बाद हम अब आते हैं नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे समझते हैं कि महत्तम समापवर्तक, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपको क्या है अपने एग्जाम में इसको प्रिपेयर करके चलना है। अब देखिए अगर हम बात करें महत्तम समापवर्तक क्या होता है, आई होप आपको समापवर्तक तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ समापवर्तक में क्या करना है, आपको नंबर पता चल जाएंगे। ठीक है, कि कौन कौन से नंबर है जो कि क्या हो रहे हैं, यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि अभी आपको पीछे दिखाया था मैंने 1 2 4। अब यहाँ पे बात आ रही महत्तम, मतलब ये है कि अब वही जो नंबर है मैक्सिमम कितनी बार आए किसी में, जैसे मैंने कहा कि 1 2 4 पहले में भी थे, दूसरे में भी थे और तीसरे में भी थे। तो यहाँ पे क्या है, इनमें से सबसे ज्यादा बार किसमें आए हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो नंबर है किस संख्या में सबसे ज्यादा बार आए हैं, वो यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया आपको कि समापवर्तक तो आपको क्लियर हो गया। अब देखिए महत्तम में मैंने ये बताया आपको कि देखिए महत्तम का मतलब था सबसे बड़ा। ठीक है, यहाँ पे बात करूं मैं अगर, तो देखिए महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा। एक चीज यहाँ पे बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका गड़बड़ हुआ तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत यहाँ पे आ जाएगी। तो अगर मैं बात करूँ महत्तम का मतलब था सबसे बड़ा, अभी क्या सबसे बड़ा, आइए देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। जैसे भी मैंने आपको एक एक नंबर के बारे में समझाया था, देखिए मैं पुरानी स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे मैं आपसे बोलूं यहाँ पे कि मैंने सिर्फ अकेला सिंगल नंबर लिया 10। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखिए 10 नंबर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए पूछूं मैं आपसे कि कौन कौन से अपवर्तक हो सकते हैं, तो आपने क्या 1 भी है, 10 भी है, 2 भी है, 5 भी है। या अगर मैं इसको सीरियल से यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए 1 पहले आता है, फिर 2 आता है, फिर 5 आता है, उसके बाद 10 आता है। ये तीनों यानी कि जितने नंबर से सब क्या है 10 के अपवर्तक है। लेकिन अगर मैं बात करूं अगर सिंगल नंबर आया तो देखिए यहाँ पे 10 क्या होगा, ये सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ा एक अपवर्तक है।
इसको हम मानेंगे अकेली संख्या का ये क्या है, यानी कि हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं कि सबसे बड़ा 10 हमारा पूर्णांक हो गया। लेकिन जब दिक्कत कब आती है, जब दो से ज्यादा नंबर दिए होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे लिखा 8, 12 और 16। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि 8, 12, 16 में क्या है कि जो भी हमने इसके अपवर्तक देखे 1, फिर उसका 2, फिर 4 और फिर 8, इस तरीके से 12 के भी 1, 2, 3 है ना। तो हमको ये तो मालूम चल जाएगा कि हाँ, हमारे कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो कि सब में आ रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, समापवर्तक। अब ये महत्तम का मतलब क्या है, देखिए महत्तम का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे जिनमें नंबर आ रहे हैं उसमें ऐसे नंबर जो कि सब में हर बार रिपीट, यानी बराबर बराबर रिपीट कर रहे हैं। जैसे अगर सपोज मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे देखिए 1 क्या है, 1 देखिए तीनों में आ रहा है, और देखिए तीनों में सिर्फ एक एक बार आ रहा है ना। जैसे पहले में भी एक बार आ रहा है, दूसरे में भी एक बार आ रहा है, तीसरे में भी एक बार आ रहा है। तो उसको सिर्फ क्या करना है, हमें 1 टाइम लिखना है, यानी कि सिर्फ एक बार लिखना है यहाँ पे। उसी तरीके से आइए अगला देखते हैं। अगर यहाँ पे मैं 2 की बात कर रहा हूँ तो देखिए क्या होगा, आपको पहले तो उसके ऐसे फैक्टर करो जिससे कि वो डिवाइड होता हो नंबर है ना। तो इसमें यहाँ पे किया तो देखा मैंने कि जो 2 है वो भी क्या है, पहले में भी एक बार आ रहा है, दूसरे में भी एक बार आ रहा है, और तीसरे में भी क्या हो रहा है, सिर्फ एक बार आ रहा है। मतलब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 2 को भी एक बार लेना है, ठीक है। 2 को भी क्या करना है, सिर्फ एक बार लेना है, या फिर एक बार आया हुआ है। उसी तरीके से आप देखेंगे 4 जो है, 4 भी क्या है, पहले में भी एक बार आया है, दूसरे में भी एक बार आया, और तीसरे में भी सिर्फ एक बार आया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 को भी हम सिर्फ क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे उसके बाद सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सबका मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि 1 एक बार यहाँ पे आया, उसका मल्टीप्लाई 2 भी सिर्फ एक बार आया है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और 4 भी सिर्फ एक बार आया तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो देखा जाए तो इसका समाप्त सॉरी महत्तम समापवर्तक कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है। 8 क्या है, 8 एक ऐसा नंबर है जिससे कि हम ये मानेंगे कि हाँ वो संख्या सबसे मतलब डिवीजन हो जाएगी। अब ये यहाँ पे हम बात करते हैं इसका डेफिनेशन का। तो महत्तम देखिए समापवर्तक क्या है, इसमें लिखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या को जो प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करे उससे क्या कहते हैं, दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहते हैं। यानी कि हमें ऐसी बड़ी संख्या चूज करनी है जो कि क्या करे, वो जो भी संख्या आपको दी है उसको पूरी की पूरी क्या करे, विभाजित कर दे। ऐसे में उसको हम क्या मानते हैं, उसको मानते हैं महत्तम समापवर्तक के नाम से इसको हम जानते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। अब इसके बाद हम लोग को जब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि महत्तम समापवर्तक हमने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की आपको, कि बाकी एग्जाम्पल देख करके हम इसको और अच्छे से सीख लेंगे कि वो एक बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो कि क्या होता है, जितनी भी संख्या आपको दी होंगी उनको पूरी तरीके से क्या कर दे, वो डिवाइड कर दे। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, उसका महत्तम समापवर्तक बोलेंगे। अब इसको निकालते कैसे, देखिए निकालने के लिए कुछ मेथड्स हमारे पास, जिनमें से पहला मेथड हमारा क्या है, ये गुणनखंड विधि हमारी, ठीक है। ये गुणनखंड विधि से हम क्या कर सकते हैं कि महत्तम समापवर्तक आसानी से निकाल सकते हैं। ये एक्चुअल में है क्या, देखिए वही तरीका है कि जो ये विधि है, इस विधि के अंतर्गत क्या करेंगे, सर्वप्रथम जितनी संख्याएं दी होंगी, दी हुई संख्याओं को क्या करना है, उनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करके अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के घात के रूप में लिखते हैं, ठीक है। यानी जितने भी नंबर दिए होंगे, पहला तरीका तो ये है कि सभी नंबर को क्या करना है, उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिखना है। और जो भी आपके अगर मान लो नंबर ऐसे हैं कि रिपीट हो रहे हैं, उसको पावर के फॉर्म में हम लिख देंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे हम अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। उसके बाद कह रहा है कि इतना होने के बाद कह रहा है वे संख्याएं सभी संख्याओं के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ होती हैं। यानी ऐसी संख्याओं को आपको देखना है जो कि क्या है, सभी गुणनखंडों में कॉमन हो, है ना, उभयनिष्ठ हो। वह दी गई संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। उन सभी संख्याओं को हम यहाँ पे महत्तम समापवर्तक के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो इसको जो हमारे ये मेथड गुणनखंड विधि आईएएस के हिसाब से हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे हमें और चीजों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि भाई 24, उसके बाद 40 और 64, इनका क्या करना, मासा ज्ञात करना है, यानी कि एचसीएफ। तो अभी देखिए क्या तरीका है, पहले मैंने आपको बताया कि जो 24 है एक नंबर, उसके बाद हमारे पास 40 नंबर है ना, उसके बाद हमारे पास क्या देखिए 64 यानी 64 है। आपको मैंने अभाज्य गुणनखंड करना सिखाया था, उसी मेथड को अपनाते हुए आइए मैं सबका यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि आपको सबसे छोटे नंबर से पहले डिवाइड करिए। तो मैंने सबसे छोटा नंबर क्या होता है अभाज्य, देखिए 2 होता है। मैंने पिछले वीडियो में अभाज्य गुणन अभाज्य संख्या क्या होती है मैंने सारा बताया हुआ है, आप एक बार उसको देख लीजिएगा। तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, देखिए कितना आएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब फिर से देखेंगे, मैं सम संख्या है तो वापस से मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, देखिए कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर से अगर मैं 2 से देखिए डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है, 3 आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करें तो ये 1 आ जाएगा। तो मैंने देखा कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड है ये इतने आ रहे हैं, 2 2 2 और 3 आ रहे हैं। तो अगर मैंने देखा जो संख्या रिपीट हो उसको पावर के फॉर्म में लिख दीजिए आप। तो मैंने देखा इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, क्या यहाँ पे लिखेंगे आप 2 की पावर 3 और इंटू में 3 यहाँ आएगा,
ठीक है, क्योंकि ये 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 × 2 × 2। तो उसको जो भी संख्या जितनी बार रिपीट हो रही है उसको हमने पावर के फॉर्म में लिखा, और जो बाकी संख्या है उसको मैं मल्टीप्लाई में यहाँ पे लिख दूंगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं। अगर हम बात करें कि 40 को कैसे लिखेंगे, तो 40 भी एक सम संख्या है, तो उसको आप 2 से डिवाइड करिए तो ये 20 बार जाएगा। उसके बाद फिर से क्या होगा, इसको अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, तब क्या होगा, 10 बार जाएगा। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से फिर से हम डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 बार जाएगा। और ये फिर से क्या होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो अगर हम इसको क्या करें, गुणनखंड के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 2 की पावर 3 आ जाएगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 5 आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 64 को यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग। अगर 64 को देखेंगे तो ये सम संख्या है, तो आप इसको 2 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा, जाएगा 32 आ जाएगा। और फिर से 32 भी एक सम संख्या है, इसको वापस से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए वापस से 16 आ जाएगा। और फिर से अगर यहाँ से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए 8 आ जाएगा। और 8 के बाद अगेन अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। और फिर अगर हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा। और यहाँ पे फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 1 आएगा, यानी कि लास्ट में आपको यहाँ पे 1 लेके आना है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ क्या है, दो दो ही रिपीट हो रहे हैं, तो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 और 6। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 6, यहाँ पे हम लिखेंगे। या तो आप पूरा भी लिख सकते हैं कि 2 × 2 × 2, यानी 6 बार आपको लिखना है मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे देखिए एचसीएफ निकालते हैं कैसे, मासा कैसे निकालते हैं। यहाँ पे पहले तो ये देखिए कि इसमें यानी पहले वाले में क्या क्या नंबर रिपीट हो रहा है, एक दो नंबर रिपीट हो रहा है 2 का, और एक 3 का नंबर रिपीट हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको एक 2 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, उसके अलावा एक 5 नंबर रिपीट हुआ है, यानी कि 5 एक नंबर आया है। और यहाँ पे सिर्फ क्या है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि महत्तम, तो छोड़ दीजिए, पहले मैंने कहा समापवर्तक। समापवर्तक में ऐसे नंबर को चूज करना जो सब में आ रहा हो, तो आपको पता है कि 2 आ रहा है, यानी कि यहाँ से भी 2 हमने पकड़ा, यहाँ से हमने यहाँ पे 2 को पकड़ लिया, ऐसे 2 पकड़ लिया, यानी कि 2 नंबर ऐसा है जो समापवर्तक है। लेकिन महत्तम क्या है, तो जो यहाँ पे क्या है, महत्तम के लिए 2 तो मेरा नंबर होगा, लेकिन महत्तम के लिए क्या करना है, ऐसे मतलब 2 को ऐसा लेना है जो कि सब में बराबर आया हो। जैसे यहाँ पे देखिए 2 जो आया है वो 3 बार आया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 भी, यहाँ पे भी 2 3 बार आया है, और यहाँ पे 2 6 बार आया है। तो आपको 2 जो लेना है, क्योंकि वो तो समापवर्तक हो गया। महत्तम का मतलब ये है कि आपको 2 वो लेना है जो सब में बराबर आया हो। तो यहाँ पे देखिए 3 बार आया, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 6 बार। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 6 बार में तो कंफर्म है, 3 बार से ज्यादा ही है। तो देखा जाए तो ऐसा हमारा 2 की पावर 3 सब में आ रहा है, ठीक है। यानी कि 2 की पावर 3 है वो सब में माना जाएगा। पहले वाले तो ऑलरेडी है, दूसरे वाले में भी है, और तीसरे वाले में भी हम बिल्कुल मानेंगे कि यहाँ पे 6 बार आ रहा है, तो पक्की बात हम यहाँ पे कॉमन को हम केवल यहाँ पे ले लेंगे। तो अगर हम देखें तो हमारा जो महत्तम समापवर्तक है वो क्या है, वो 2 की पावर 3 आ गया। या इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 × 2 × 2 है, यानी कि 8 आ जाएगा। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 एक महत्तम समापवर्तक इन तीनों संख्याओं का है। अगर आप चाहें तो इन तीनों संख्याओं को 8 से डिवाइड करके दे सकते हैं, तो हमारा सारे के सारे आपस में क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। 24 भी हमारा 8 से डिविजिबल होता है, 40 भी होता है, और 64 भी हमारा 8 से डिवाइड हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, यहाँ कैसे हमने यहाँ पे तरीका बताया आपको। एक बार उसको देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो आप बता दीजिए, ठीक है। यहाँ पे सभी नंबर का एक बार आप उसको फैक्टर करिए, फिर आप देखिए कौन कौन से नंबर हैं जो सब में रिपीट हो रहे हैं, उनको हम बोलेंगे समापवर्तक। महत्तम का मतलब ये हुआ कि ऐसे नंबर जो कि सब में कॉमन है, यानी कि बार उभयनिष्ठ हो, ये मान लीजिए, उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। आइए अगर हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं आपको। देखिए अब मान लीजिए हमारे सामने ये क्वेश्चन आ गया, जिसमें कह रहा है कि 3 नंबर आपको दिए हुए हैं, इन तीनों को क्या करना है, हमको यहाँ पे निकालना है मासा। तो अगर मैं बात करूँ कि 156 का कितना आएगा, देखिए अगर मैं कहूँ 156 जो है वो हमारा कैसा है, वो हमारा सम संख्या, तो 2 से डिवाइड हम करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 14, हाथ से लगे 1 2 16, 78 बार ये आएगा ये, ठीक है। अगेन सम संख्या, तो मैंने इसको क्या किया, 2 से यहाँ पे किया, तो फिर से कितने बार, 2 3 6, और दोनों ही 18। तो इस तरीके से मैंने देखा कि 39 आपका यहाँ से मिला। अब 39 क्या है, देखिए किसी डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 39। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 39 को 13 से आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे, तो इसको पहले तो 3 से डिवाइड करें, 3 से कितनी बार जाएगा, 3 कम 3 और 3 3 9, ठीक है। ये 13 बार चला जाएगा 39 को, कि पहले 2 2 से यहाँ पे किया, फिर ये क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 कम 3 3 3 9। उसके बाद आप देखिए क्या होगा, सीधे ये 13 से जाएगा, तो इसको 13 करके इसको 1 कर दीजिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि देखिए मैं इस बार यहाँ लिख देता हूँ, उससे फैक्टर क्या क्या है। तो दो, एक तो 2 आया है, और कितनी बार है, 2 बार आया, तो उसके ऊपर पावर लगा दीजिए आप, 2 की पावर 2। उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू में फिर 13, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला, यहाँ पे मैंने इसके अपवर्तक लिख दी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो पहला नंबर था इसके मैंने अपवर्तक लिख दी। अब ये अगर दूसरे की बात करूँ मैं, 221 की,
ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं 221 की। तो अब इसको हम लोग डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 221 नंबर है, इसको 2 से तो डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये सम संख्या है नहीं। इसका 3 से भी देखेंगे तो ये आप देखेंगे ऐसा नंबर है कि ये जल्दी किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, ना तो 2 से, ना ही अगर हम बात करें यहाँ पे 3 से अगर देखना चाहें तो 3 से भी देखिए ये नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे फिर 4 से फिर 5 से करके, तो देखिए हमको पता चला कि 13 से, अगर मैं 13 से इसको डिवाइड करूंगा तो देखिए 13 से डिवाइड करने पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस पहुंच जाएगा आपका 17 बार। ठीक है, ये 17 बार पूरा पूरा चला जाएगा। उसके बाद देखिए 17 भी क्या है, एक हमारा अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 17 को हम यहाँ पे देखेंगे ये वन टाइम आ जाएगा। तो इसके अगर देखें तो क्या क्या देखिए हमारे अपवर्तक आ रहे हैं, एक तो 13 आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है देखिए 17 आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम बात करते हैं अगला जो 364। ठीक है, तो यहाँ पे 364 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये तो सम संख्या है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 2 एकम 2। उसके बाद ये एक देगा तो 8 16 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से ये सम संख्या है तो अगेन हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 2 9 18 और उसके बाद 2 एकम 2, यानी कि यहाँ तक आप आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा आप किससे डिवाइड होगा, तो ये देखिए हमारा नंबर आ रहा है 7। अगर मैं 7 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितनी बार जा रहा है, देखिए 13 बार जा रहा है। उसके बाद वापस से और 13 को मैं यहाँ पे करूंगा तो देखिए 1 आ रहा है। तो इसका अगर मैं देखूंगा यहाँ पे क्या क्या पुर्तगार, देखिए 2 आ रहा है, वो भी 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 7 आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 13 आ रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो एक तो मेथड ये है कि जैसे आपने कोई भी नंबर दिया गया उसके आपको लगातार उसको मल्टीप्लाई यानी कि उसको करते करते उसके निकाल लीजिए अपवर्तक क्या गया। फिर देखिए कौन कौन से नंबर हैं जो कि सब में रिपीट हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे समापवर्तक। जैसे यहाँ पे देखिए क्या क्या नंबर आया, 2 3, यहाँ पे 2 आया है, 3 है, यहाँ पे 13, यहाँ पे क्या है देखिए यहाँ पे 13 और 17, और यहाँ पे क्या है 2 7 और 13। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक ही नंबर मुझे दिख रहा है जो कि तीनों में आ रहा है, वो क्या है 13। तो देखा जाए तो 13 क्या है, 13 पहली बात तो ये समापवर्तक है। ठीक है, ये क्या है, समापवर्तक है। लेकिन अच्छी बात ये है कि समापवर्तक तो है। अब ये महत्तम समापवर्तक कैसे बनेगा, अगर ये 13 किसी में एक बार, किसी में 2 बार, किसी में 3 बार इस टाइप से आया होता तो हम ऐसा नंबर पकड़ते 13 को जो कि सब में सेम टाइम माना जाएगा। लेकिन अच्छी बात ये कि तीनों में क्या है, एक एक बार रिपीट हुआ है, यहाँ पे भी एक ही बार 13 रिपीट, एक तो नंबर रिपीट हुआ है इसलिए समापवर्तक हुआ। दूसरा समय एक एक बार ही रिपीट हो रहा है, यानी कि समय उभयनिष्ठ है। अगर ये समय उभयनिष्ठ है तो उसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहीं पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तीनों नंबर का हमारा जो आंसर होगा वो क्या आएगा, वो देखिए हमारा 13 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो कि हाँ इस तरीके से हमें कैसे यहाँ पे करना है। अगर ये बात आपको समझ आ गई तो आप इस कह सकते हैं कॉन्सेप्ट को आप अपने बाकी के क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपको 3 या 4 नंबर जितने भी दिए सबका गुणनखंड इस तरीके से करिए। फिर देखिए नंबर कौन कौन से जो कि सब में कॉमन माने जा रहे हैं, है ना, सब में माने जाए वो हमारे क्या समापवर्तक। उस ऐसा नंबर पकड़िए जो सब में क्या है वो आपका सभी नंबर जो जो भी नंबर आ रहा है सभी में क्या हो वो उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो ऐसे में वो हमारा महत्तम समापवर्तक माना जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा जो दूसरा तरीका है वो है भाग विधि। अभी हम लोगों ने क्या सीखा था, हम लोगों ने गुणनखंड विधि यहाँ पे सीखा हुआ था। लेकिन अब ये हमारी कौन सी विधि, ये हमारी भाग विधि है। अब ये विधि कैसे यूज करते हैं आइए उसको देख लेते हैं। इसके पहले तो डेफिनेशन को हम एक बार देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है कि इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि दी गई संख्याओं में से आपको क्या करना, कोई 2 संख्याओं को लेना है और फिर बड़ी संख्या जो आपने चूज किया 2 संख्याएं उनको क्या करना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को भाग देते हैं। ठीक है, फिर जो शेष आता है फिर क्या करते हैं उसे प्रथम भाजक को फिर से भाग देते हैं। ठीक है, भाजक आपको पता है ऑलरेडी, मैं बताऊंगा भी आपको एग्जांपल देकर के। तो जो शेष आता है उस शेष से क्या करेंगे, जो प्रथम हमारा भाजक है उसको हम फिर से भाग देते हैं। फिर से जो शेष आता है फिर से क्या करेंगे, द्वितीय भाजक को भाग देंगे। इस तरीके से हमें कंटिन्यू करते जाना है। और कब तक करते जाना, जब तक कि आपका लास्ट में शेष क्या है, कुछ ना बचे, यानी कि ये क्या है शून्य बचे, बिल्कुल शेष बचना नहीं चाहिए। तब तक आपको ये करना है। और जैसे आप करेंगे शेष हमारे यहाँ पे 0 हुआ, तो जो हमारा लास्ट में देखेंगे भाजक होता है वही भाजक क्या होता है, मासा होता है। फिर से देखिए मैंने क्या बताया, ये जो दूसरा मेथड है इसमें क्या होंगे, आपको 2 3 4 जो भी नंबर दिए होंगे उनमें से आप 2 नंबर चूज करिए। एक जो भी 2 नंबर देखेंगे उनमें से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो छोटे वाले नंबर से आपको बड़े वाले नंबर को डिवाइड करना है, तो कंफर्म में कुछ शेष आएगा। अब जो शेष आया उस शेष से क्या करना है, जो भी आपका पहला भाजक था यानी कि पहले नंबर ही होगा फर्स्ट छोटी संख्या, उससे आपको फिर से भाग देना है। फिर जो शेष आएगा उस शेष से हमको द्वितीय भाजक से क्या करना है, डिवाइड करना है। और ऐसा आपको करते जाना जब तक कि क्या हो, शेष पर हमारा 0 ना बचे। और ऐसा करने से जो भी हमारा आंसर आता है वही क्या होता है, वो मासा होता है। और उसको चेक करने के लिए आगे भी हम आपको तरीका बताएं क्या है। अब इसको देख कैसे समझेंगे, अब वही फिर से हम वही एग्जांपल दोबारा लेते हैं जो आपको मैंने भी समझाया था। इसमें अभी आपको मैंने समझाया था कि इसका जो है कि मासा कितना था, 8 आया था। अभी मैंने आपको गुणनखंड विधि करके बताया। अब आइए देखते हैं दूसरे मेथड से हम कैसे करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 2 नंबर 3 नंबर हमको दिए, 156 दिया है, 221 दिया है और 364 दिया हुआ है।
हम क्या करते हैं, इनमें से कोई भी नंबर जो आपको ठीक लगे आप चूज कर लीजिए। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग के सपोज 2 नंबर यहाँ पे चूज किए। अगर मैंने स्टार्टिंग के 2 नंबर देखिए चूज किए, तो इनमें से बड़ा नंबर कौन है, तो 221 हो गया, और छोटा नंबर कौन है, तो 156 हो गया। तो मैं क्या करूंगा, 156 से भाग करेंगे किसका, 221 का। यहाँ पे मैंने ऐसे इस तरीके से लिखा, और यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिखा, 221 लिखा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपने देखा कि अब कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भागफल आएगा। भाजक क्या होता है आपको पता है ना, ये जिससे मैं भाग कर रहा हूँ ये भाजक हो गया, और इसका इधर क्या आएगा, इधर आपका भागफल आएगा, और नीचे क्या आएगा देखिए शेष आता है। तो देखिए ये एक बार पूरा का पूरा जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 56 लिखेंगे। अब यहाँ पे 56 लिखेंगे, उसके बाद अगर आप इसको डिवाइड यानी कि आपस में घटाएंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना है, 65 आएगा, क्योंकि 11 में से 6 गया, 5 बचा, उसके बाद 11 में से 5 या 6 है। अब देखिए ये क्या है, ये शेषफल आया। अब ये शेषफल आया, तो अब क्या करना है, अगेन यानी फिर से क्या करना है आपको, इसको शेषफल को क्या करना है, पहले भाजक से, यानी कि ये जो 156 आप देख रहे हैं ये पहला भाजक है, यानी कि ये कह सकते हैं छोटी संख्या भी ये मानेंगे इसको। इससे हम क्या करेंगे, इसमें से भाग करेंगे। अब देखिए कितनी बार जा रहा, तो यहाँ पे 2 बार पूरा पूरा जा रहा है। अगर 2 बार जा रहा है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 130 बार जाएगा, 130 यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 6 में से 0 गया तो 6 आएगा, 5 में से 3 गया तो 2 आएगा। अब देखिए फिर से शेष वाला आ गया। अब ये शेष वाला है, अब क्या करेंगे, फिर से एक बार हम दोबारा से भाग करेंगे, लेकिन अब देखिए किससे, द्वितीय भाजक से, यानी कि जो इधर आ रहा है ये देखिए 65, इससे भाग करेंगे, तो बीच में आप यहाँ पे लिख दिए 65। अब जहाँ पे 65 यहाँ लिखेंगे, तो देखेंगे अगेन ये पूरा पूरा 2 बार चला जाएगा, तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 52 आपको बचेगा। अब 52 से जब इसको माइनस करेंगे, तो देखिए 13 आएगा। अभी 13 फिर से क्या एक शेष फैलाया। अभी तीसरा भाजक यहाँ पे उठाएंगे आप, यानी कि 26। अब यहाँ पे 26 उठाया आपने, और यहाँ पे फिर से डिवाइड करें, तो देखिए 2 बार में पूरा का पूरा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 13 दूनी 26। अब देखिए यहाँ पे शेषफल क्या है, कुछ नहीं बचा, 6 में से 6 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0। तो जब आपका शेषफल 0 बच जाए, बस वहीं पे आपको स्टॉप करना है। तो जो भी हमारा आखिरी का जो भाजक होता है वही क्या होता है, मासा होता है। यहाँ पे देखिए क्या आया, यहाँ पे 13 आया, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का जो मासा आया है वो है 13। अब कैसे मालूम करेंगे 13 मासा है, तो मैंने बताया मासा ऐसा एक नंबर होता है, मैक्सिमम नंबर होता है, जिससे क्या होता है जो भी आपको नंबर दिए होंगे सबसे पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। यहाँ पे जो हमारा 13 आंसर आया, तो अब क्या, ये जो तीसरा नंबर हमको दिया था इसका तो मैंने बिल्कुल नाम ही नहीं लिया। ठीक है ना। अब देखिए जो 13 नंबर यहाँ आया है, तो देखिए 364 भी उस 13 नंबर से पूरा का पूरा डिवाइड होगा, ये भी आप चेक करके देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जो मासा आया है 13 यहाँ पे लिखूंगा, और बीच में क्या लिखेंगे, 364। अब देखते हैं कि क्या 364 मेरा 13 से पूरा का पूरा जाता है कि नहीं। तो अब देखिए 2 बार अगर करके देखेंगे, तो 2 बार में देखते हैं तो 26 होता है। यहाँ पे 26 आपने लिखा, यहाँ पे आएगा 6 में से 6 गया तो 0, 3 में से 2 गया तो 1, और यहाँ पे उठा लिया 4, 4 हमने यहाँ पे जस्ट उतार दिया। अब देखिए क्या होगा, 13 पूरे का पूरा 8 बार में जा रहा है। अगर हम 8 के यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे 104 आ जाएगा। तो देखिए फिर से क्या होगा, कुछ नहीं बचेगा, नहीं 0 बच रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो तीसरा नंबर मैंने नहीं इस्तेमाल किया था, देखिए मासा एक बार निकाल लिया आपने, तो आसानी से क्या होगा, तीसरे नंबर का भी वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो ये है एक तो दूसरा मेथड। आई होप पहले से बेटर आपको ये शायद लगा होगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन कम है। देखा जाए बस 2 आप नंबर लीजिए और एक एक करके उसको डिवाइड करते जाइए, तो इससे आपको मासा निकाल करना बहुत आसान होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको मासा निकालना आ गया होगा। चाहे आप गुणनखंड विधि से करें तब भी मैंने आपको तरीका बता दिया, अगर आप यहाँ पे भाग विधि से करेंगे तब भी आपको मैंने तरीका बता दिया। अब इसके बाद एक छोटा सा मैं आपको की पॉइंट बताऊंगा, जिससे क्या है कि कई बार आपको जब ये तो मैंने देखिए नंबर्स दिए हैं, तो आपने आसानी से देख लिया कि हम मासा कैसे निकालेंगे और लासा यानी कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। लेकिन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो एक्चुअली यहाँ पे नंबर देके नहीं, बल्कि पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट देके आपको दिया जाएगा। अब उस स्टेटमेंट को पढ़ने से कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है कि यार यहाँ पे लासा करना है कि मासा करना है। तो आपको उसी के लिए थोड़ा सा मैं हिंट करूंगा कि कैसे हम लासा समझेंगे, कैसे हम मासा समझेंगे। देखिए अभी एक्चुअली ये हमारा जो वीडियो है ये पूरी तरीके से मासा पे बेस्ड है, तो आपको मैं मासा का तरीका बता रहा हूँ कि मासा ये क्या है। देखिए जब भी मासा का आपको पहचान कैसे करना है, देखिए जो भी आपको नंबर दिए होंगे या तो कोई भी स्टेटमेंट आपको दिया होगा, उसमें जो भी डेटा आया होगा, तो उन्हीं में से कुछ ऐसा हमें कैलकुलेट करना होगा कि हमें क्या है उसमें से ऐसा नंबर आंसर आना चाहिए जो उसके सबसे छोटा माना जाएगा। यानी कि अभी कह सकते हैं कि जो हमें स्टेटमेंट में नंबर्स दिए होंगे, आप उन्हीं नंबरों में से कुछ ऐसा यहाँ पे सोल्यूशन निकालना है, या ऐसा पूछा जाएगा आपसे कि उसी चीज को हम उन छोटे छोटे पीसेस में तोड़ सकें। ठीक है, ये इसका एक पहचान है कि जो भी आपको स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा उसको आप पढ़िए। अगर डायरेक्टली नंबर दे के आया है तो सीधे लिखा होगा कि मासा ज्ञात कीजिए, कोई इशू नहीं है, आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए। लेकिन स्टेटमेंट को देख के कैसे पता लगाएंगे, तो आपको ध्यान समझना है कि वो जो क्वेश्चन आया है उसमें जो डेटा आया है उस डेटा का इस्तेमाल करके हम उसी क्वेश्चन को क्या करना है, आपसे बोलेगा कि छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे बर्तनों में कह सकता है, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना आपसे कहा जाएगा। जैसे आपको आइए देखते हैं, मैं एग्जांपल देके बताता हूँ।
देखिए, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 3 बर्तनों में, सिंपल से कह रहा है कि 3 बर्तनों में क्या है, एक में 882 लीटर यहाँ पे तेल भरा हुआ है, एक में 396 लीटर भरा हुआ है, और एक में क्या है 1404 लीटर का तेल भरा हुआ है ना। तो 3 आपके पास बर्तन है, इनमें से अलग अलग इतना हैवी हैवी कह सकते हैं कि यहाँ पे भरा हुआ है। इससे मान लेते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा बर्तन है, इसमें 882 लीटर है। दूसरा अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे 396 यहाँ पे लीटर भरा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे तीसरे वाले में क्या है कि यहाँ पे 1404 यहाँ पे लीटर भरा हुआ है। तो अब क्या कह रहा है, देखिए अब स्टेटमेंट को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है समान माप के पीपों की कम से कम संख्या बताइए जिनमें तेल बिना मिलाए भरा जा सके। मतलब आपको क्या करना है, अब पीपों की संख्या बताना है, नंबर बताने हैं जिनमें क्या है कि इन सभी को हम बराबर बराबर भर सकें। अब आपको दिमाग लगाइए यहाँ से कि अगर यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे आपको दिए हैं, एक तो ये वैसे भी बहुत बड़े नंबर हैं, ठीक है। अगर आपको इनका लासा पूछेगा तो याद रखिए कि लासा में जो जो नंबर आपको दिए जाते हैं हमेशा क्या होता है, आपका जो आंसर आएगा उन तीनों संख्याओं में से सबसे ज्यादा आना चाहिए। यानी कि कह सकते हैं कि जो भी अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है और जो नंबर दिए गए हैं, तो लासा हमेशा उन सभी में से बड़ा होता है ना। जितने नंबर होते हैं इनमें से बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर मान लीजिए अगर आपने कोई पीपो की संख्या 1404 से ज्यादा ले लिया, तो उसमें क्या होगा, उसमें तो देखा जाए तो आपको यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, यानी गलती यहाँ पे आपसे हो जाएगी। तो आपको करना सिर्फ ये है कि ये कह रहा है 3 नंबर आपको दिए हैं, इनमें से कह रहा है कि पीपो की कम से कम संख्या, यानी कि आपको कंफर्म पीपे हमारी कमी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, इनका अगर मैं मासा निकाल लेता हूँ। देखिए अगर मैं सपोज मासा को मैंने निकालना सिखाया आपको, अगर मैं इन तीनों का मैं मासा लूँ तो आपको मैं बता देता हूँ कि इसका मासा आएगा लगभग कितना, 18 आएगा, ठीक है। इन तीनों का मासा आप खुद निकाल के देख लीजिए, 18 आएगा। मतलब यहाँ पे 18 क्या है, 18 ये बता रहा है कि हाँ भाई आपको यहाँ पे देखा जाए कि हम यहाँ पे 18 ये नंबर है कि सबको हम पूरी की पूरी डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको नंबर ऑफ पीपे के बारे में पता लगाना है तो देखो पहले हम क्या करेंगे, 882 जो दिया हुआ है, ठीक है, इसमें से हम 18 से डिवाइड यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो 18 से यहाँ पे हम डिवाइड कर लेंगे तो यह हमारा जो भी आंसर आएगा ये हमारा आएगा 49, यानी कि 49 पीपे आ जाएंगे। यानी कि आपको क्या करना है, 49 पीपे ऐसे लेने हैं जिनमें से हम क्या करें, 18-18 लीटर यहाँ पे अगर हम फिल कर दें तो 882 जो लीटर है पूरा का पूरा यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा वाला है तो उसमें 396 लीटर में कुछ यानी कि ऐसे नंबर ऑफ पीपे लो आप जिनमें से 396 लीटर हमारा पूरा भरा जा सके। और सब में क्या है, सब में यानी कि बराबर बराबर समाप, यहाँ पे लिखा है कि समान माप के। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि समान माप के होने चाहिए, किसी में ऐसा ना हो किसी पीपे में ज्यादा तेल या किसी पीपे में कम तेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे यही पहचान है कि समान माप की अगर पूछा जा रहा है तो कहीं ना कहीं क्या है, वो मासा के बारे में ही पूछ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि मासा जो मैंने निकालना सिखाया है उसमें जितने भी नंबर होते हैं सब में क्या है, उभयनिष्ठ होता है, कॉमन होता है। तो जब भी या तो आपको मैंने बताया कि एक छोटा सा वर्ड आप देख लीजिए, बस यहाँ पे समान माप लिखा होगा या कुछ ऐसा टर्म लिखा होगा कि वो कहीं ना कहीं समान माना जाएगा, नहीं सब में उभयनिष्ठ होगा। ये आप सिंपल सा देख लीजिए, अगर सब में उभयनिष्ठ है तो आप समझ जाइएगा कि हाँ मुझे यहाँ पे मासा निकालना है। उसके बाद मासा निकाल के आप इजिली यहाँ बता सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि भाई बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात करो जो बिना तोड़े क्या है 64 मीटर 7 सेंटीमीटर लंबे और 20 मीटर 21 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की फर्श में लगाई जा सके। अब आपको ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कि एक बड़ा सा कोई रूम है, इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई बड़ा सा कोई रूम है, ये देखिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहले तो आप ये देख लीजिए इसकी जो लंबाई दी है तो 64 मीटर 7 सेंटीमीटर दी है। तो आप एक काम करिए, इसको दोनों को एक समान यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, 64 मीटर और 7 सेंटीमीटर को या तो आप सेंटीमीटर में पूरा बदल लीजिए तो पता चल जाएगा। यहाँ पे लगभग हमारा कितना जो भी रहेगा, यहाँ पे 64 मीटर और 7 सेंटीमीटर हमको यहाँ पे मान लेते हैं लंबाई दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या देखिए 20 मीटर और 21 सेंटीमीटर देखिए चौड़ाई दिया है। अब कैसे पता कि मासा निकालना है कि लासा निकालना है, तो आपसे कह रहा है कि भाई बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा, तो आपको पता है कि हमारे कमरे की चौड़ाई, तो कंफर्म है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे टाइल जो भी लगाने जा रहे हैं तो वो तो हम एक ही साइज के लगाते हैं, है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ही साइज के यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं। तो ये कह रहा है कि ऐसा साइज बताओ, बड़े से बड़ा साइज जिसको हम यहाँ पे क्या करें कि पूरे कमरे में उसी साइज के हम सारे टाइल्स यहाँ पे लगा दें और हमारा पूरा कमरा क्या हो यहाँ पे आसानी से कवर हो जाए। तो अब यहाँ पे खुद देखिए, यहाँ पे कैसे इसको पहचानेंगे कि मासा निकालना है कि लासा निकालना है। सिंपल सा आपको एक रूम दिया है, इस रूम में क्या करना है, आपको इन दो नंबरों का मासा निकाल लेना है। जब मासा निकालेंगे तो एक जो भी यहाँ पे नंबर आएगा वो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं एक टाइल की आपकी एक ये होगी माप, ठीक है।
जो तुम्हारी ट्रायल की यहाँ पे माप होगी, इससे पता चल जाएगा कि ये आपका क्या है, ये ऐसा मेजरमेंट है जितने हमारे यहाँ पे क्या होंगे, उसी साइज के बहुत सारे हम यहाँ पे अगर टाइल्स यहाँ पे लगा लें तो इजिली हम यहाँ पे उसको फाइंड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इस टाइप के क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको मैं अच्छे से और समझाऊंगा। यहाँ पे मेरा जो पर्पस था वो ये था कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना कि हाँ, लासा को मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में सिखा दिया था। इस वीडियो में आपको मैंने मासा के बारे में समझाया कि मासा क्या है, उसके अलावा दो तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगला जो वीडियो आएगा ये हमारा दोनों कंबाइंड क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, मासा और प्लस लासा दोनों को एक साथ यहाँ पे लेके आएंगे, जिसमें से हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन जो होंगे वो भी हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो बाकी आपके जो डायरेक्टली छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे, ताकि जब आपका पेपर होगा उस पेपर में आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मैं अभी आपको तुमसे बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी वाले क्वेश्चन लेके आऊंगा और आपको मैं पूरा एक ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे इसको देखते ही आपको समझ जाना है कि लासा करना है कि मासा करना है, और उसके बाद आपको मेथड ऑलरेडी पता है, इजिली आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।